नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए तो बाहर आ गई। चारों तरफ योजनाओं की बरसात, रोड शो। ऐसा लगा लोगों को कि एक तरीके से प्रधानमंत्री कुछ संकेत और संदेश कुछ अलग ही देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा काशी दौरे के दरमियान जनसभाओं में, कार्यक्रमों के उद्घाटन में कि जब पूर्वांचल को कुछ वो देते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है, दिली आनंद आता है। प्रधानमंत्री ने अपने दिल के उद्गार आम किए। 13,000 करोड़ की योजनाएं पूर्वांचल के लिए वो लेकर आए हैं। पूर्वांचल बेहद महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और बीजेपी हरदम पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें पूर्वांचल उसकी चिंता का सबब जरूर रहा है। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को संकेत दिया कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको योजनाएं दूंगा। 13,000 करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री ने वहां लॉन्च की। यही नहीं, संत रविदास को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। वो संत रविदास की प्रतिमा का उन्होंने दर्शन किया और तमाम कार्यक्रमों के जरिए संत रविदास को केंद्र बिंदु में रखकर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो बार बार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ उत्तर प्रदेश के लिए किया, काशी के लिए किया, वो अद्भुत है। लेकिन योगी का संदेश भी राजनीतिक रूप से भाजपा को बहुत मजबूत करने वाला है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री राहुल गांधी को नहीं भूले, कांग्रेस पार्टी को नहीं भूले, परिवारवाद को नहीं भूले। उनका ज़्यादातर भाषण राहुल गांधी, परिवारवाद, कांग्रेस इसके इर्द गिर्द ही रहा, जैसा कि आजकल वो लगातार उनका भाषण केंद्रित रहता है इसी पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने काशी में कहा था कि शाम होते ही यूपी के नौजवान नशे में नाचने लगते हैं, शराब पी लेते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। तमाम चीज़ें राहुल गांधी ने इंगित की थी और सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था पेपर लीक के मामले को लेकर, रोजगार को लेकर कटघरे में खड़ा किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की जो नशेड़ी वाला उनका बयान है उसको उलटकर एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी मुझे गाली दे लो, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को, काशी के लोगों को, यूपी के युवाओं को गाली मत दो। ये परिवारवादियों को सबक सिखा देंगे। मोदी के इस भाषण के बाद राहुल गांधी ने भी वार पलटवार का दौर शुरू हुआ और राहुल गांधी ने एक एक्स पर, जो ट्विटर है पूर्व का, वो उस पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पेपर लीक के पीड़ित युवा लाठियां खा रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। और प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी पर काशी में प्रधानमंत्री युवाओं को एक अलग तरीके का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कुछ और ही उनके लिए कह रहे हैं और वो अंत में कहते हैं कि नानी के आगे ननियाउर की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री। असल कहावत ये है, राहुल गांधी ने हालांकि उसमें लिखा है कि नानी को क्या वो बताएंगे। अब उनका मतलब क्या है, कौन नानी है, कौन ननियाउर है, क्या मसला है। लेकिन राजनीतिक रूप से बयानों का वार पलटवार और एक तरीके से जंग छिड़ गई है। एक दृश्य यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए 80 की 80 सीटें जीतने के लिए काशी से
उन्होंने संकेत संदेश पूर्वांचल को दिया, दलितों को दिया, और लगातार वो योजनाओं पर, विकास पर काम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इंडिया वाले गठबंधन का परिदृश्य भी साफ होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी से हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, गोवा, इन राज्यों में बात बन जाने के बाद ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के प्रति ममता दिखाई है। कहते हैं सोनिया गांधी ने उनसे खुद फोन पर बात की थी। जो पहले ममता बनर्जी एक सीट देने को तैयार थी, अब ऐसा लगता है कि 3-4 सीटें कांग्रेस को वो दे देंगी, और उसके बदले कांग्रेस ने उन्हें असम में और अन्य राज्यों में, मेघालय में भी सीट ऑफर की है। तो जितना खराब परिदृश्य इंडिया वाले गठबंधन का भी 3-4 दिन पहले नजर आ रहा था, उतना अब दिख नहीं रहा है। उसमें थोड़ा सुधार जरूर नजर आ रहा है। मंथन में आज हम बात करेंगे मोदी की, बात करेंगे विपक्ष की, और जो हमारा कार्यक्रम है कि आप आए बाहर आएगी। नीतीश गए, जयंत ने भी गठबंधन का हाथ छोड़ दिया। पंजाब में आप और कांग्रेस की राहें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली और गुजरात, गोवा, हरियाणा, इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बीते 2-3 दिनों से गठबंधन में धड़ाधड़ सीटों पर समझौता हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से समझौता हो गया, दिल्ली में कांग्रेस की सीटों का बंटवारा हो चुका है, जो पेच फंसा था वो साफ हो चुका है। गुजरात में बात बन गई है, हरियाणा में भी बात बन गई। जैसा कि हमने आपको कहा, औपचारिक ऐलान इन राज्यों में होना बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये राजनीतिक दल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें कर देंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे कार्यक्रम का, मंथन का, वो है कि क्या जब 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे चुके हैं, 370 पार की तैयारी बीजेपी कर चुकी है, तो बीजेपी को फिर तोड़-फोड़ की जरूरत क्या है? दूसरे दलों के नेताओं को रेड कारपेट पर क्यों चलाने की जरूरत है? दूसरे दल के नेता, किसी दल, कांग्रेस के नेता या अन्य दलों के नेता, उनको तोड़कर लाने और उन्हें राज्यसभा देने की जरूरत क्या है? जब आपका संगठन इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतना मजबूत है, तैयारी बड़ी जबरदस्त है, और इन सबसे ऊपर मोदी जी की गारंटी है, तो इसकी जरूरत क्या है? एक एडीआर की रिपोर्ट मैं आज पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 10 सालों के दरमियान 600 विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में आए हैं, और उनमें 426 ऐसे हैं जो सांसद और विधायक स्तर के हैं। ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो 4 सीटों पर दिल्ली में आप चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के खाते में दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली की सीट शामिल है। कांग्रेस के खाते में केवल 3 सीट उत्तर पूर्व दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली। हरियाणा और गुजरात में दोनों पार्टियों के बीच बात करीब करीब फाइनल हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 1 लोकसभा सीट दी है। वहीं गुजरात में दोनों पार्टियों ने अपनी सीटें तय कर ली हैं। आम आदमी पार्टी 2 सीट पर तो कांग्रेस 24 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। भरूच और भावनगर सीट आपके खाते में जा सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन वाले राज्यों की चुनावी तस्वीर करीब करीब साफ नजर आ रही है। पंजाब में पहले ही दोनों पार्टियों ने सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।
दक्षिण गोवा की सीट को आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है, वहीं चंडीगढ़ की सीट पर आप कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पहल करते हुए बिगड़ी बात को एक बार फिर से संभाल लिया है। ममता और कांग्रेस ने बातचीत कर सारे गिले शिकवे भुलाकर एक कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष में हो रहे समझौते के बीच अब बीजेपी सत्ते में है और दलित वोट जो यूपी में बसपा का कोर वोटर है, उसे साधने के लिए संत रविदास की जयंती पर पीएम मोदी ने काशी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। पीएम ने काशी में करोड़ों की सौगात देकर विपक्ष को एक सियासी संदेश देते हुए जता दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट होता भी है तो बीजेपी भी पीछे मुड़कर देखने वाले में से नहीं है। तस्वीर साफ हो रही है, विपक्षी गठबंधन की भी तस्वीर साफ हो रही है। भले ही विपक्ष की तैयारी बीजेपी जैसी नहीं दिख रही है, लेकिन जैसा 3-4-5 दिनों के अंदर विपक्षी खेमे में जिस तरीके से पिछले हफ्ते विकेट गिरे थे, उससे अब थोड़ी परिस्थितियां अलग नजर आ रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर उन राज्यों का लेखा जोखा हम लगातार दिखा रहे हैं जिन राज्यों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच बात बन गई है और संभावित सीटें, ये फार्मूला रहेगा, ये तय फार्मूला लगभग है। इसका आधिकारिक ऐलान दोनों दल मिलकर करेंगे। वो लगातार, गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो सीटें हैं वो 2 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बाकी कांग्रेस लड़ेगी। इसी तरीके से दिल्ली में 4 और 3 का फार्मूला, 4 आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में जो कुल सीटें हैं उसमें 1 आम आदमी पार्टी और 9 कांग्रेस पार्टी, 10 सीटें हैं वहाँ, उस पर वो लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी है, 28 कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो बहुत सारी परिस्थितियां साफ हैं। महाराष्ट्र में और बिहार में जो अलायंस है वो स्वाभाविक है, पहले से है। इंडिया वाले अलायंस से बनने से पहले महाविकास आघाड़ी, महागठबंधन इन दोनों राज्यों में स्टैंड कर रहा है शुरू से, तो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। 3 मार्च तक दोनों राज्यों में सीटों का बंटवारा करने की डेडलाइन रखी गई है। तो बाहर मोदी जी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं। हमेशा एक शक्तिशाली इंजन के रूप में वो बीजेपी को 2014 से लगातार उरूज पर लेकर आए हैं, ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया। निश्चित तौर पर एक करिश्माई नेता हैं वो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल ये भी बड़ा उठता है कि जिस तरीके से लग रहा था कि विपक्षी गठबंधन ढेर हो गया है, कांग्रेस को अकेली लड़ना पड़ेगा, वो कड़ियां फिर से जुड़ने लगी हैं। और जो एडीआर की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें इस चर्चा में उस इनपुट को अगर शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्थिति और साफ होगी। बीजेपी लगातार कह रही कि भाई बहुत ज़बरदस्त मोदी की गारंटी का असर है, उनके कामों का असर है, उनके तमाम चीज़ों का असर है। लेकिन जो 10 सालों की तस्वीर एडीआर ने प्रस्तुत की है उसमें 600 नेता, प्रमुख नेता विपक्षी दलों के, इसमें कांग्रेस के ज़्यादा हैं, वो शामिल हुए हैं। और एडीआर ने इस रिपोर्ट को इस तरह प्रस्तुत किया है कि बीजेपी सबसे बड़ा दल बदलुओं का अड्डा बन गई है, इतने ज़्यादा दल बदलू नेता उसमें आए हैं। तो मूल कॉडर के लोग कहाँ हैं? मूल जो बीजेपी के लिए प्राणपण से खून पसीना बहाते थे वो कहाँ हैं लोग? बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सफलता सारे सवालों को विराम दे देती है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। श्याम बेताल साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक, हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सुरेंद्र राठी, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन मिश्रा साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। राजू जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। आनंद तारण साहब, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत आभार। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत श्याम बेताल साहब से मैं करूंगा। श्याम बेताल जी, अभी जिस समय हम लोग आपके साथ चर्चा में 1-2 बार हम लोगों ने चर्चा की इंडिया गठबंधन को लेकर, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन एक अच्छी चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन सनाए सनाए जिस तरह की स्थिति बनी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पूरा गठबंधन ऐसा धराशायी हुआ कि पूरे विपक्ष में निराशा आ गई।
लगा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे मुख्य धारा के मीडिया ने कहा कि बिल्कुल वॉकओवर है, अब तो 400 पार क्या 450 पार हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी कि कांग्रेस पार्टी 30 पर सिमट जाएगी। कुछ लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी 0 हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारी प्रेडिक्शन हुए और जिस तरह विपक्ष की दुर्गति हुई उससे ऐसा करना स्वाभाविक है। लेकिन फिर धीरे 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 करके कड़ियाँ जुड़ती नजर आ रही हैं। जिनको कहा जा रहा था कि समझौता नहीं होगा, असंभव है, वो समझौते इधर कुछ दिनों से धड़ाधड़ हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी काशी में हैं, उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं, वहाँ पूर्वांचल को साध रहे हैं। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण आज उन्होंने किया और उसके जरिए दलितों को जोड़ने का संदेश। कहा कि पूर्वांचल को जब मैं कुछ देता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो जाहिर सी बात है, अपेक्षा तो है कि भाई जब मैं देकर आनंद की अनुभूति कर रहा हूं तो फिर वोटर हमें भी आनंद की अनुभूति कराएं। प्रधानमंत्री ने तीसरा टर्म भी वहां मांगा है। श्याम बेताल जी, इस पूरे घटनाक्रम को और जो राजनीतिक परिदृश्य से कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक विपक्षी गठबंधन का प्रश्न है, उसमें मुझे लगता है कि नीतीश जी के पलट जाने से ये इंडी गठबंधन जो है इसमें बहुत बड़ा सदमा इनको पहुंचा था और तभी से सारे के सारे गठबंधन के जो दल थे वो बहुत परेशान थे। लेकिन फिर अभी जो 4-5 दिनों से समझौते शुरू हुए हैं उसमें अभी भी मुझे ममता वाले मामले में थोड़ा डाउट लग रहा है। हालांकि सोनिया गांधी ने बात की है तो ममता जी कुछ न कुछ तो देंगी, लेकिन उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो पाएगी ऐसा लगता है। और फिर अधीर रंजन चौधरी जो है, जिनका हमेशा से ममता जी से 36 का आंकड़ा रहा है, वो इस मामले में कितना सहयोग करेंगे ये एक प्रश्न है। दूसरा, आम आदमी पार्टी वाली जो बात है कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका समझौता हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों के लिए ये बीजेपी भारी पड़ेगी वहां पर। पंजाब में चूंकि इन्होंने समझौता किया नहीं है कांग्रेस के साथ, तो एक कसक तो रहेगी कांग्रेस के मन में कि पंजाब में इन्होंने नहीं किया है। तो मुझे लगता है दिल्ली भी ये मन से नहीं लड़ पाएंगे जी। इसके बाद गुजरात, गोवा, ये इसमें तो आम आदमी पार्टी का भी अपना कोई वजूद नहीं सा है। वो वहां पर समझौते कर भी ले तो भी कोई फायदा विशेष दिखता नहीं है कांग्रेस को होगा। तीसरी बात यह है कि मोदी जी इस समय बहुत ताकतवर हो गए हैं। राम मंदिर की उद्घाटन के बाद, राम मंदिर के बाद जो राम लहर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छी तरीके से इस समय है, और अखिलेश भी हाफ हार्टेडली ही चल रहे हैं अभी। वो भी पूरे मन से, पूरे जोर शोर से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम भले दावे कर लें, वो 50 से ऊपर का दावा कर रहे हैं कि उनके और कांग्रेस के गठबंधन को 50 से ऊपर सीटें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। बीजेपी का वहाँ बहुत तगड़ा नेटवर्क भी है, और जो उपलब्धियां हैं बीजेपी की, वो मुझे लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा दाल गलने वाली नहीं है। रही बात अन्य राज्यों में, तो असम हुआ और दूसरी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में 1-1, 2-2 सीट के साथ ममता का ये हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुश्किल ही होगा। हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टॉप पर रहेगी और अच्छे से अच्छा करेगी वो।
बीजेपी को वहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ भाजपा के नेता प्रवक्ता जफर नकवी साहब जुड़े हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत। अब मैं दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र राठी और आनंद तारण। मैं जरा इनसे प्रारंभिक कमेंट ले लेता हूं। सुरेंद्र राठी, जैसा भी श्याम बेताल साहब ने कहा कि भाई समझौते आप लोगों ने कर लिए, आनंद तारण ने भी हाथ बढ़ाया, आपने हाथ बढ़ाया, दोनों गले लग गए। अब आप लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया है। अभी जो स्थितियां परिस्थितियां समझ में आ रही हैं, न कांग्रेस पूरे मन से लड़ पाएगी, न आम आदमी पूरे मन से लड़ पाएगी, ऐसा श्याम बेताल जी कह रहे हैं। कैसे निपटेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा व्यक्तित्व बूथ से लेके जगह जगह तक की तगड़ी तैयारी, लड़ाई, सारी चीजें, इन स्थितियों में कैसे ये नैया कैसे पार होगी विपक्ष की? राठी जी। जी, आम आदमी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और सीनियर लीडरशिप अच्छा काम कर रही है। आप जो बात कह रहे हैं वो भी सत्य है। जब से इंडिया गठबंधन का हमारा फाइनल स्टेज पर पहुंचा है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेज दिया है और सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा दी हैं। पिछले दिनों अरविंद जी से उन्हें तो दर्जन भर सम्मन पहले ही भेज चुके थे। गठबंधन से क्या मतलब इसका? दर्जनों सम्मन तो पहले भेज चुके, 6-7 सम्मन मुझे लगता है नवा वाला मिला होगा या मिल रहा होगा। जी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाओ, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। वही स्थिति बना देंगे जो और नेताओं की बनाई है। लेकिन हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात में हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। जहां तक इन्होंने बताया, हमारे जो पत्रकार साथी थे, गुजरात और गोवा में हमारी स्थिति कमजोर बताई है। तो 6 महीने पहले पार्टी गुजरात में गई थी, 5 एमएलए वहां से हमारे जीत के आए और 13% से ऊपर वोट आई थी हमारी। 2 एमएलए हमारे गोवा के अंदर जीत के आए हैं। जहां तक बात अभी आप कर रहे थे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी तो आप लोग देख रहे हैं। मोदी जी ने तो ये कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, लोगों की हवाई चप्पल भी छीन ली। राजस्थान में मोदी की गारंटी थी 450 का सिलेंडर देंगे, वो गारंटी भी आपने देख ली। ठीक है, मोदी ने गारंटी ये भी दी थी 15 लाख देंगे, वो भी आपने देख ली। अच्छा, आप लोग 15 लाख वाला छोड़ोगे नहीं? मुझे लगता है 2029 तक इसको चलाओगे आप लोग, मानोगे नहीं? मतलब जब वो कह चुके कि जुमला था, पब्लिकली कह चुके जुमला था, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। आप कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी, अब जयंत चौधरी के सामने हम क्या कह रहे हैं? बीजेपी कह रही भाई, बहुत बड़े बड़े पोस्टर में लिखा हुआ मोदी की गारंटी। किसान नेता थे, किसानों की आज क्या हालत कर रखी है मोदी की गारंटी ने। किसान रोड पे हैं आज भी। एक ठीक है राठी साहब, मैं लौटूंगा, जरा आनंद तारण को चर्चा में शामिल करूं, ही बाकी 2 हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार हमारे साथ हैं। आनंद तारण, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत ही पके हुए वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2019 में बिल्कुल एक सीट छोड़ के सुपड़ा साफ हो गया था आप सबका, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बुरी स्थिति थी। अब कमलनाथ जी जाते जाते मतलब रह गए। चर्चा ये है कि वहां नो एंट्री हो गई उनकी, नहीं तो आप लोगों को नमस्कार वो कर दिए थे। अचानक, जैसा कि अभी कहा श्याम बेताल साहब ने, नीतीश कुमार के जाने के बाद आप लोग हड़बड़ी में ज्यादा आ गए क्या कि ताबड़तोड़ गठबंधन कर डाला आप लोगों ने? आनंद तारण, देखिए, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए, धुआंधार, आपकी बहुत देखिए, बुलंद आवाज। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य लोग हो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर मोदी की गारंटी है, और आपने बोला कि वो चुनावी सगुफा था, तो अभी जो मोदी की गारंटी वो चुनावी सगुफा नहीं होगा। कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं अपन किस गारंटी की बात कर रहे हैं? उस गारंटी की बात कर रहे हैं कि किसी भी चौराहे पे मुझे 50 दिन में बुला लेना। चौराहे पे नहीं आए लेकिन 2000 का नोट बंद हुआ। कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? रुपया का अवमूल्यन हो रहा है, सर्व से माथा झुक रहा है। आज 85 पार हो गए, अब हमारा माथा नहीं झुक रहा है। काला धन आज तक नहीं आया, दुगना हुआ है स्विस बैंक में। 15 लाख का पता नहीं है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात थी, आज 20 करोड़ों को देना था, पता चला कि 2-4 करोड़ रुपए बेरोजगार हो गए होंगे, क्योंकि जो 9 रत्न थे उनको बेचने का काम। मतलब आप लोग, आपके नेता राहुल गांधी युवाओं को नशेड़ी कहें और मोदी जी पे आप निशाना साधोगे क्या भाई? आनंद तारण जी, मोदी जी ने कहा कि भाई मुझे गरिया लो, मुझे कह लो नशेड़ी, हमारे उत्तर प्रदेश के वहां के युवाओं को मत कहो भाई। आज उन्होंने कहा इस बात को।
बहुत व्यथित थे मोदी जी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारा चौथा स्तंभ आज कहाँ है। आज क्यों नहीं आप राहुल गांधी जी की रैली को बता रहे हैं, क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा को बता रहे हैं, क्यों नहीं भारत नहीं, हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, दुनिया ना दिखाए, हम दिखाते हैं लगातार, इसीलिए आपको बुलाते हैं। आज उनके साथ भारी भीड़ है और लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, और आने वाला समय बताएगा। 2 महीने बाद आप उल्टे बोलेंगे। आप आज जो भाषा में आप बोल रहे हैं, 2 महीने के बाद आपकी भाषा भी बदल जाएगी। नहीं, हमारी भाषा यही रहेगी। राहुल गांधी जी के साथ सरकार किसी की भी हो, भाषा हमारी यही रहेगी, चाहे मोदी रहे, चाहे राहुल रहे, चाहे केजरीवाल बने, हमारी भाषा नहीं बदलेगी कभी भी, ये मान लो आप। कहीं ना कहीं आप दबाव में, आज कहीं ना कहीं आप दबाव। अच्छा, आप लोग विक्टिम कार्ड खेलते हो आनंद तारण, ये कहने लगते हो दबाव में है, दबाव में है, दबाव में। दबाव तो आप भी डालते थे, आपके ऊपर भी तलवार लटकी है। अरे जब नेता लोग जा रहे हैं, नेता लोग परेशान है, नेता लोगों को भी ईडी और सीबीआई का दबाव है। नेता आपके भाग रहे हैं, उनके अंदर करेज नहीं। आजादी के आंदोलन से निकली कांग्रेस, उसके नेता भाग रहे हैं। आजादी के आंदोलन से जो कांग्रेस निकली, उसके नेता भाग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मीडिया दोषी इसके लिए। गजब है भाई। बात ही सुनिए, आप सुन ले। जहां तक कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी ने क्या बोला था कि अगर मैं कहीं कुछ करूंगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, लेकिन मीडिया ने उस बात को कितना उछाला। मीडिया के सामने उस समय या कमलनाथ जी के चक्कर में वो भारतीय जनता पार्टी का जो महाधिवेशन हुआ था उसका पता नहीं, उसकी हवा निकल गई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। और आज ये हालात है कि मीडिया उन बातों को नहीं बताएगी कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर। अच्छा, मध्य प्रदेश में आनंद भाई, मध्य प्रदेश में अब इतना लंबा फासला है आपका और बीजेपी का, उसे कैसे पूरा करोगे? विधानसभा में तो आपका तंबू उखड़ गया, विधानसभा में आपका तंबू उखड़ गया, लोकसभा में कैसे बचाओगे तंबू अपना? लेकिन जो चीजें आने चाहिए वो भी तो आने चाहिए ना, ये चीजें धरातल पे आनी चाहिए, और इन सबको आपको बताने चाहिए। मोदी की गारंटी की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा 2003 में इंडिया साइनिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ी, ये भी हमने और आपने देखा होगा। तीनों राज्यों में कांग्रेस हारी थी, लेकिन इंडिया साइनिंग के चक्कर में अटल जी की सरकार चली गई थी और मनमोहन जी की सरकार ने 10 साल तक राज किया था। आज मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, वो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे हैं कहाँ? हम तो इन सब चीजों को लेके आएंगे, इंडिया गठबंधन उन सब चीजों को लेके आएगा। हमारे आदरणीय पत्रकार साहब ने आदरणीय मोदी जी की भाषा में बोला, उन्होंने नहीं बोला कि इंडिया गठबंधन, उन्होंने इंडी बोला। तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि हमारे चौथे पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय, हमारे वंदनीय हैं, तो निश्चित रूप से उनको इन सब बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं बहुत निवेदन के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करें जो हमें अधिकार दिया गया है, जो हमारा कर्तव्य है, जिस धारा पे हम खड़े हैं। आपका रोल तो बीच वाला होना चाहिए, आपको तो सबको आईना दिखाने चाहिए, विपक्ष को भी दिखाने चाहिए और सत्ता पक्ष को भी दिखाने चाहिए। निश्चित रूप से हम आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, आनंद भाई ने जवाब नहीं दिया कि भाई मध्य प्रदेश में सीटें कैसे बढ़ाएंगे लोकसभा में, क्योंकि विधानसभा में तो दुर्गति कांग्रेस की हो ही गई है। खैर, ब्रेक के बाद हम उनसे जरूर ये पूछेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप आए तो बाहर आएगी मंथन आज इसी पर कि प्रधानमंत्री काशी में हैं और यहाँ से 80 सीटों को जीतने का जो मंत्र वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को, काशी की जनता को दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक खास बात इस पार्टी में ये है कि प्रधानमंत्री जैसा कद्दावर नेता एक एक क्षण, हर क्षण पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह वो मेहनत करते हैं नरेंद्र मोदी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब हो सकता है कि कांग्रेस के मित्र कहें कि राहुल गांधी भी मेहनत करते हैं उतनी, मैं मानता हूं सारे नेता इस बात को लेकर जितनी जिसकी क्षमता है, जिसकी जितनी रणनीति, वो मेहनत करते हैं, और जो आगे निकल जाता है वो चुनाव में आगे निकल जाता है। जफर अली नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जफर नकवी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो आनंद तारण कह रहे थे कि भाई मोदी की गारंटी क्या है, सब कुछ फेल, झूठ। आनंद तारण को जफर भाई बहुत ही वरिष्ठ नेता है। आनंद भाई थोड़ा विषय से वो भटक गए, वो हम ही को कटघरे में खड़ा कर दिए। वो उनका जो संबोधन था वो मीडिया से ज़्यादा व्यथित है, और होना भी चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मीडिया अपनी भूमिका में नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ इस मंच से कि मीडिया अपनी भूमिका में नहीं है। इसमें कोई ये जैसे नेताओं के लिए काली कोठरी है, वैसे मीडिया के लिए भी काली कोठरी हो गई है। अगर मीडिया संतुलित भूमिका में रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत कहीं आएगी। मैं देखता हूँ, ये बात बहुत दुख के साथ हम स्वीकार भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये कह रहे हैं अनंत तारण को भरोसा है कि इंडिया साइनिंग की तरह आपकी गारंटी फेल होगी, बस इसी भरोसे ये बैठे हुए हैं। 66 सीटें मुझे लगता है इनकी आई हैं विधानसभा में। अब लोकसभा में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी अनंत तारण जी बताएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं इंडिया साइनिंग का जो गुब्बारा था वो फट गया और यूपी आ गई। इस तरीके के करिश्मे के भरोसे कांग्रेस है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, आपको भी ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एडीआर की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें दिख रहा है कि 600 नेता 10 साल के अंदर आपने उधार लिए हैं। उधार के नेताओं पार्टी चला रहे हैं आप, और उसमें 426 सांसद और विधायक स्तर के लोग हैं। तो 100 साल से आपका काडर, आरएसएस, बीजेपी, जनता पार्टी, जनसंघ, मतलब क्या उधार पे पार्टी चलाओगे आप लोग? इसके बदौलत 24 जीतोगे। जफर भाई। चौहान साहब, सबसे पहले मैं आदरणीय भाई साहब आनंद तारण जी के वक्तव्य पे ही आता हूं कि क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से इधर रिसेंट में मैं आपकी डिबेट से बैठता हूं, जितना कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे मुझ पे होता है और वो व्यक्तिगत तौर पे आपकी ही डिबेट में होता है, तो मैं बता सकता हूं कि आप निष्पक्ष तौर पे कितनी अच्छी चर्चा करते हैं, और जिसमें वाकई कभी कभी मुझे भी पसीने छूट जाते हैं कि आदरणीय भाई साहब के सवालों के जवाब दिए कैसे जाएंगे। तो मैं निष्पक्षता के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके मंच पे बैठ के कि आप बहुत निष्पक्षता से मेरे दर्शक दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जफर भाई। मेरे दर्शक देते हैं, दर्शक बताते हैं, दर्शक हमें गालियां भी देते हैं और दर्शक हमारी प्रशंसा भी करते हैं, तो हम इसके लिए तैयार हैं। बोलिए कृपया। अब बात करते हैं आदरणीय भाई साहब ने जिस प्रकार से बोला कि 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा। आदरणीय भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के विजन पे हमारा संगठन काम कर रहा है, हम जन जन तक पहुंच के वास्तविकता बता रहे हैं कि देश में वास्तविक तौर पे योजनाओं के लाभ को कैसे लाभार्थी तक पहुंचाना है। हमारा संगठन, हमारा कैडर बड़ी मजबूती से बूथ तक पहुंचता है और एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है। जितना बड़ा भी आपका, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी आपका संगठन इतने सक्रिय रूप से भी जनता के बीच में नहीं पहुंच पाया। आदरणीय भाई साहब चौहान साहब ने जो कहा कि हमारी पार्टी में बहुत से दल के लोग आए और हम बहुत से दलों के साथ, हम बहुत से नेताओं के साथ सामंजस्य बनाकर आज 2024 की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। वास्तविक तौर पे जिनको देश में सबके साथ, सबके विकास एवं सबके विश्वास की नीति पर जिनको भरोसा था, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व भरोसा था, जिनको ये था कि वो अपने वर्ग विशेष, अपने समाज विशेष के लिए सो कॉल्ड पार्टियों में कुछ नहीं कर सकते, वो एनडीए घटक दल का हिस्सा बने। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तमाम वो लोग जिनकी सोच सकारात्मक थी, जो समाज हित की बात करना चाहते थे, और तमाम वो लोग जिनके लिए देश सर्वोपरि है, वो भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए दल का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, वो सबको लेकर समाहित करके चलता है। वो न जाति पे बंटता है, न धर्म पे बंटता है। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को समाहित करके देश विकास की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं। विश्व में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर भारत का विजय पताका लहरा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। विश्व में कहीं संधियों पर बात होती है, कहीं अल्पविराम पे बात होती है, तो ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दखल देनी चाहिए। ये मोदी का नेतृत्व है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने संगठन को न केवल मजबूत किया है, बल्कि सुदृढ़ करके ये वास्तविकता जन जन तक पहुंचाई है कि अगर देश का वास्तविक विकास किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी या दल के हाथ में है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए घटक दल अपनी मजबूती के साथ 2024 के चुनाव के लिए तत्पर है। हमने 400 पार की गारंटी दी है, तो ये वो भी मोदी की गारंटी है जो 2024 में आपको आपके सामने आएगी कि हम जो लक्ष्य देते हैं उसको, उस लक्ष्य को हमेशा पार करते हैं। क्योंकि हम जनमानस की बात करते हैं, हम समाज हित की बात करते हैं, हम विद्वेष भावना से हटकर बात करते हैं और देश के कल्याण की बात करते हैं। धन्यवाद। आप बने रहिए। मैं बहुत ही अनुभवी पत्रकार विश्लेषक चंदन जी के पास जाऊंगा। चंदन जी पूरे देश की राजनीति को कम से कम 5 दशकों से देख रहे हैं और बिहार झारखंड में तो आपने बहुत काम किया है। चंदन जी, बदले परिप्रेक्ष्य में, बदले परिवेश में, जैसा भी श्याम बेताल जी ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद ऐसा लग गया था कि पूरा मजमा लुट गया, खत्म हो गया मामला। लेकिन धीरे 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 करके, कछुआ चाल कह सकते हैं आप उसको, लेकिन धीरे धीरे फिर रीयूनाइट होते ये लोग दिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले। और जो प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात उनके बारे में क्या कहना, वो हर क्षण
सोते जागते उठते बैठते वो अपनी पार्टी, अपना संगठन और देश के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, और निश्चित तौर पर बहुत मेहनती नेता है वो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी जैसा 400 पार, 500 पार, 370 पार ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट करने के लिए होता है कि वास्तव में ये हकीकत कहीं दिख रही है कि 400 पार हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी का जो हिंदी हार्टलैंड था उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो 19 में कर चुकी है। कांग्रेस को कहीं एक सीट मिली है, कहीं पूरा सुपड़ा साफ हो गया, चाहे गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, मतलब जो ये राज्य हैं हिंदी हार्टलैंड, यहाँ हिमाचल ले लीजिए, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। मतलब बीजे अब उसके बाद वहां सीटें नहीं बची है, तो अब नई सीटें तो सर्जित होंगी नहीं कि उनको जीता जा सके। तो कुल मिला के आप किस तरीके से देख रहे हैं, तो पहले बिहार के परिप्रेक्ष्य में फिर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? चंदन जी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैनल में हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो श्याम बेताल जी हमारे बहुत खड़े हुए हैं, है ना, उनके अधीन में काम किया है और उन्होंने जितनी बातें कही है बहुत बारीक बातें रखते हैं, चीजों का विश्लेषण बहुत अलग ढंग से करते हैं। मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए कृपया। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 400 पार, एनडीए का समग्र गठन, जितने गठबंधन है उनके साथ का, और अपना खुद का 370। देखिए है क्या कि जब कोई राजनीतिक पार्टी सांगठनिक तौर पे जब काम करती है और वो चाहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का, अपने मतदाताओं का, समर्थकों का सिर्फ मोरल बूस्टअप न करें, बल्कि एक हम उनके सामने ऐसा लक्ष्य रखें जो हम को लगे, विरोधियों को ये बहुत कठिन लक्ष्य है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए वो लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ कहना नहीं, करना भी है। और मैं आपको बेझिझक कहूंगा कि नीतीश कुमार के हटने के बाद से इंडिया गठबंधन में राठी साहब नाराज हो गए थे, आनंद जी, इंडिया गठबंधन कहा था सर ने, तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के हटने के बाद भी ऐसी कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं बदली है जिसमें कहा जाए कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में। आपके साथ इनका समझौता स्वाभाविक होना ही था, लेकिन जहां समझौता होना था वहां नहीं हो पाया। पंजाब में, दिल्ली में और बाकी राज्यों में 1-2 सीटों का समझौता, जैसे श्याम बेताल सर ने स्पष्ट कहा कि वहाँ बहुत लाभकारी साबित नहीं होगा, है ना। सीटें तो लोकसभा की मुश्किल से हासिल नहीं हो पाएंगी इनके भी। अब आ जाइए बंगाल में। बंगाल में ममता दीदी ने अगर ममता दिखाई है तो 2 सीटों से ज्यादा देने वाले नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि अधिकतम 2 सीटें वो पहले से कहती आ रही हैं, और उसी में कांग्रेस को मानना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि आखिर किन राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का हाल वही आपने देखा ही है। और दूसरी चीज जो हमें कहना है कि जो गठबंधन का स्वरूप उस समय इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा था, नीतीश कुमार के अलावा कई और राजनीतिक दल थे, वो स्वरूप सिकुड़ गया। और ऐसे सिकुड़े हुए स्वरूप में आप उम्मीद करेंगे कि मोदी की जो सेना है, मोदी की जो फौज है, उसका सामना राहुल गांधी करेंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार प्रश्न और यहाँ पे जोड़ देता हूं मैं। आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक के मामले को लेकर राहुल गांधी उठा रहे हैं। झारखंड में एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, झारखंड की बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में जो कमीशन है उसके चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है। वो यहाँ के राज्य के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं जी। और सीबीआई इंक्वायरी की मांग चल रही है। विधानसभा का सत्र आज से शुरू है, पूरा विधानसभा डेडलॉक था कि ये मामला सीबीआई को देनी चाहिए। अभी तक 4 लोग पकड़े गए हैं जो विधानसभा के कर्मचारी और अधिकारी थे। तो हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पेपर लीक की तो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन उनकी समर्थित राज्य, उनके लोग यहाँ पर सरकार में शामिल हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये आज कितने लड़के सड़क बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में कौन चर्चा करेगा? नहीं, वो करेंगे, दारू पी के नाच रहे हैं सड़क में। मोदी ने कहा भैया मुझे गाली दे दो, युवाओं को मत कहो। राहुल जी जो भाषा का प्रयोग करें वो उनका अपना धर्म है, लेकिन जो सच्चाई यही है कि उनके राज्य, हेमंत सोरेन जी अभी जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, और बाकी जो है कांग्रेस वाले और झामुमो वाले सरकार चला रहे हैं। यहाँ पे जेएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा इस मुद्दे पे। हिसाब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, लाखों लड़के बेरोजगार पूरे राज्य में आंदोलित हैं, इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी जी को देना चाहिए इस मामले से।
नहीं, क्योंकि निश्चित ये तौर बहुत पर बड़ी घटना है यहाँ पे। निश्चित तौर पर चंद्र जी उन्होंने उनकी कहा जी कि राज्यों की आप इससे बेहतर तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने लोगों को नौकरी दी, जिसका पीठ थपथपा रहे हैं तेजस्वी यादव कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, आज सरकार से बाहर हो गए। तो इसलिए बहुत आसान नहीं है मोदी जी को अच्छा, तेजस्वी की झेलना। और यात्रा जो चल देवेंद्र रही है, जरा जी, उसके बारे में बताइए, कुछ उसका कोई असर वसर होगा कि ये ऐसे ही चल रहा सब? इसके बारे में तेजस्वी की यात्रा जो चल रही थी, तेजस्वी जो है अपनी यात्रा ठीक है, उनका कहना, उनके समर्थक हैं, उनके एक बहुत बड़ा वर्ग उनका समर्थक है, उनकी यात्रा में लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गठबंधन एनडीए का हुआ है उसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो के अन्य सहयोगी है, वहां पे इनको बड़ा हासिल होगा। नहीं निश्चित और वो तौर पर, जितनी निश्चित सीटें तौर पहले पर। थी, 1-2 सीटें भले कम हो, और राष्ट्रीय जनता दल को सीटें 1-2 बढ़ सकती हैं, कि एक भी सीट नहीं थी, लेकिन वहां पे एनडीए अपर हैंड होगा। ठीक बात है। इतना आनंद मार्केट आनंद तारण जी, एक तो चंदन जी ने सवाल पूछे कि भाई जहां कांग्रेस की समर्थित सरकारें वहां भी पेपर लीक हुए, राजस्थान भी पहले था, अब तो खैर आपकी सरकार नहीं, झारखंड में उन्होंने कहा आज विधानसभा ही डेडलॉक थी। हालांकि मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर ये बयान दिया होगा कि भाई युवा इतना बेरोजगार है कि वो शराब पीकर सड़कों में परेशान घूम रहा है, नाच रहा है, जो भी हो मंशा उनकी, तो वो कहते रहते हैं और उनके बयानों पर बीजेपी खेलती रहती है। आनंद तारण, ये जरूर पूछिए कि 5 साल में हेमंत सरकार, कांग्रेस और जम्मू की सरकार ने भी कहा था कि हम यहाँ पे 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 50,000 को नहीं दे पाएंगे। इनके साथ भी यही समस्या है, ये ठीक सवाल है। कहाँ खड़ा करेंगे? ठीक है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। श्याम बेताल जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर राजू के पास जाऊंगा। राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम बेताल जी नहीं, माफ कीजिएगा, आनंद तारण जी। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद जी, अनम्यूट करिए। मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस की बात है, वो कांग्रेस की सरकार की तो हमने बात कर ली। हमने कभी ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन्होंने बोल दिया था चुनावी सागू पे, अब मोदी की गारंटी आ गई है, तो ये मोदी मैजिक की बात आ रही। हम आज आरोप केवल विपक्ष पे लगाते हैं, और सरकार आज चुनाव काय के हो रहे हैं? लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश के चुनाव हो रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश सरकारों पे सवाल उठा रहे हैं। हम ये सवाल ये नहीं उठाएंगे कि देश की सरकार क्या कर रही है। जो 10 साल पहले वायदे किए थे मोदी जी ने, आज हमारे बेरोजगार, अगर राहुल जी ने बोला है बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, तो क्या गलत बोल दिया? केवल हम आरोप किस पे लगा रहे हैं? विपक्ष पे। हम सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछेंगे। सत्ता से हमें पूछने चाहिए कि जो आपने वायदे किए थे, आपने तो चुनाव के बाद बोल दिया सबूत पे थे, तो ऐसे कैसे सबूत थे और कैसी कैसी आपने बात की? तो ये हमें सबसे पहले ये पूछना चाहिए। हमें विपक्ष से पूछने की अपेक्षा हमें सत्ता से सवाल पूछने चाहिए। और निश्चित रूप से मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि आज जो भी हमारे, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो भी मीडिया में लोग आते हैं, वो जनरली जो साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपके बारे में कोई बात नहीं बोलूंगा। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठ रहे हैं, वो कभी भी सत्ता से क्या सवाल नहीं करेंगे कि सत्ता ने जो भाई क्यों, अगर वो चुनावी सबूत पे थे तो क्यों थे? क्यों बात करती थी कि हम काला धन लेके आएंगे? आज काला धन दुगना हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आनंद जी, हम 15 लाख की कोई, आनंद जी, मैं अब राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, लगभग पौन घंटा होगा उनके पास नहीं जा पाया। मैं राघवेंद्र राजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने जो हमारे पैनल में बहुत ही अनुभवी लोग हैं, आनंद जी माफी के साथ में रोक रहा हूं आपको, बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन भी हैं हमारे साथ में, और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक भी हमारे चैनल में इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। और राघवेंद्र जी, आप भी पूरे देश का भ्रमण करते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में तमाम आप अंदर की खबरें मुझे आके बताते हैं कि अब ये हो रहा वो हो रहा, उसमें बहुत सारी खबरें फिट भी बैठती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बस डिरेल मत होइएगा इधर उधर। आप निर्चिर विवेकी तरीके से जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को, जो बातें कह रहे हैं, मोदी जी लगातार उनका फोकस उत्तर प्रदेश है और होना भी चाहिए, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और उसके गठबंधन ने जो सीटें जीती थी, उसमें आप 16 सीटें विपक्ष ने जीत ली थी, आपको पता ही है। 5 समाजवादी पार्टी, 10 मायावती और 1 कांग्रेस की थी, बाकी बीजेपी और उसके गठबंधन की थी। तो क्या इस बार जो 80 की बात वो कर रहे हैं, क्या ये चमत्कार हो पाएगा क्या? राजू जी, राघवेंद्र जी, अनम्यूट करिए।
बोलिए राघवेंद्र जी। दुर्गेंद्र जी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, आपका नेटवर्क खराब होता हाँ, नहीं, आज गड़बड़ा गया है कुछ जी। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां वर्तमान में दिख रही है जी। आप 80 लोकसभा सीटों में देखेंगे तो तमाम लोकसभा क्षेत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा नाराजगी आम मतदाताओं में तो है, लेकिन यह भी सच है कि यहां पर धर्म की राजनीति और धर्म और संस्कृति के साथ साथ जो राम मंदिर बनने के बाद जो अब हिंदू धर्मावलंबियों में और जिस तरीके से जाति समीकरण बनाया और बिगाड़ा जा रहा है। अभी आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक नई पार्टी बनाने की बात की और जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को मिलाया जा रहा है, और ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े स्तर पर जो नेतागण भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 40 सीटों पर आपको नए चेहरे सामने नजर आए। लेकिन दुर्गेंद्र ये भी बात सच है कि पहले जो मतदाता थे वो 89 पॉइंट करीब 6 थे, 89.6 करोड़ करीब थे। आज मतदाताओं की संख्या भी बढ़ गई है 8.1%। 97 करोड़ करीब मतदाता हमारे देश में मतदान करेंगे जैसा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं समझता हूं जो स्थितियां आपने अभी बताई, पश्चिम बंगाल की बताई, तो मैं उस पर भी अनुभव कर रहा था कि 42 सीटों में जो है 22 सीटें करीब करीब टीएमसी को मिली थी। तो मेरे तमाम साथियों ने कहा इस बार टीएमसी वहां 24 से 25 सीटें जीत सकती है। और यही स्थिति हमने आज महाराष्ट्र में भी लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था ठीक है, यहाँ पर शिवसेना के आने के बाद और शिवसेना को सिंबल मिल जाने के बाद स्थितियां जरूर मजबूत हुई हैं भाजपा के लिए, लेकिन ये नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ लड़ाई बहुत कंट्रास्ट है। बिहार में आप जो कह रहे हैं तेजस्वी वाली बात पूरे देश ने देखा है और मेरे भी तमाम वहां लोग जुड़े हुए हैं पार्टी में, तमाम हमारे लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने भी हमको बताया और हमारे तमाम साथी सांसद विधायक वहां पर हैं, उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर नीतीश के जाने के बाद भाजपा को तो बहुत अच्छा मैं समझता हूं कि एक मौका मिला है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जो अभी भाजपा का प्रतिशत पूरे देश में 41% करीब मतों का था, वो 2% करीब करीब वोट पूरे देश में उनका बढ़ेगा। तो ये स्थितियां तमाम जो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। आपने देखा था कि पिछली बार 353 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और उनके साथ जो तमाम जो राजनीतिक दल थे, जैसे कि शुरू में जब इंडिया गठबंधन बना था तो उनके साथ में 28 लोग थे और 7 दल ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही टूट करके उसमें आए हैं। ये बात निश्चित तौर पर है कि अब थोड़ी सी आशा की किरण मैं समझता हूं प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी संभली हैं। खास तौर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका अपर कास्ट का है, जिनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं, उन तमाम लोगों को और वैश्य भी कह सकते हैं, इन तमाम लोगों को कोर वोट में मानता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये भी बात सच है, इनमें बहुत बड़ा तबका नाराज है और नाराजगी के वजह हम तो कहते हैं आप विधायकों को देख लीजिए, ये जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, तमाम विधायकों में भी नाराजगी है कई जगह लोकसभा सांसदों को लेकर के। तो ये तमाम जो नए नीतियां बन रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे कि जब चुनाव का 15 दिन रह जाएगा तब तक वो जो है प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। जहां तक इन 16 सीटों पे है, मैं समझता हूं उन 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पे बहुत मेहनत की है और वो 6 सीटों पर स्थितियां और प्रत्याशी नए ला करके मजबूत स्थितियों में आ सकते हैं। जहां तक उनके सहयोगी दलों की बात है, मैं समझता हूं जो उनके 2 सहयोगी दल हैं उनमें कोई अतिरिक्त कोई सीट बढ़ोतरी की बात मैं नहीं देखता कोई संभावना हो। लेकिन जो और जो नए नए दल बनाए हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ लाए, वो बात ठीक है, बहुत प्रतीक्षारत हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहे कि मैं आज शपथ ले रहा हूं। और इसके बाद एक और है हरिनारायण राजभर जी, दुग्ध संघ बोर्ड के वो अध्यक्ष बने यूपी में, वो कह रहे हैं नहीं साहब इस बार एक टिकट हमको भी मिलेगा। तो ऐसे तमाम लोग जो आ रहे हैं, तो आज आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य के भी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हो सकता संघमित्रा मौर्य को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा हो कम से कम एक ही सीट मिल जाए। और अभी राजा भैया की पार्टी का भी बहुत स्पष्ट नहीं है। इसी तरीके से 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है, बहुत सारे पत्ते उसके बाद खुलेंगे, क्योंकि
एक राघवेंद्र जी, दर्शक हमारा बहुत लंबा लंबा मतलब घूम जाएगा, टहल जाएगा। इतना लंबा दर्शक समझ नहीं पा रहा। मसला ये है, मोटे तौर पर हमको ये बताओ आप, बहुत जल्दी में, चूंकि अब कार्यक्रम खत्म करने वाले हैं हम, क्या स्थिति, क्या विपक्ष यहाँ जो घुटनों के बल आ गया था उठकर खड़े होने की स्थिति में आया है क्या? सत्ता पक्ष के तो जो कर रहा अद्भुत है, तो मान लिया अद्भुत है जी। ये तो निश्चित तौर पर है कि कांग्रेस के आने के बाद, और अगर राजा भैया की पार्टी और तमाम छोटे छोटे से दल अगर ये मिलकर के आपस में लड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ सीटों पर, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूं, मैं समझता हूं जो 80 के 80 बता रहे थे ये, मैं अब आशान्वित हूं कि कम से कम 10 सीटें अभी, और आगे कितना क्या चेहरे लाते हैं। जैसे अभी बदायूं में इन्होंने प्रत्याशी बदल दिया, तो अभी जो स्थितियां बनेंगी वो बिगड़ेंगी। हो सकता फरकाबाद में प्रत्याशी बदल दे, हो सकता तमाम ऐसे स्थान हैं जो अभी उन्होंने, कन्नौज में भी प्रत्याशी दिया नहीं है, उन्होंने आजमगढ़ में किसको प्रत्याशी लाएंगे, घोसी में क्या स्थितियां बनेंगी। ठीक है, वो तो उनकी चिंता है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां थे उसमें थोड़ा बहुत बदलाव जरूर नजर आ रहा है। श्याम बेताल जी, एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है, ये इनको एक साथ मिल करके चुनावी रणनीति बनानी चाहिए, और चुनावी रणनीति ऐसी बननी चाहिए कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ 8 या 10 मुद्दे ऐसे उठाएं जो बड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हर मुद्दे पर पूरे देश में एक साथ पूरा गठबंधन 2-2 दिन एक एक मुद्दे पर आंदोलन करे, सभाएं करें और जनता तक पहुंचे किसी तरीके से। इस तरीके से करें तो इनको कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि अभी दिख ही नहीं रहा है कि ये गठबंधन के सारे नेता एक साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया श्याम बेताल जी, जफर नकवी साहब बहुत शुक्रिया, आनंद जी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र राठी, चंदन मिश्रा जी, राघवेंद्र सिंह राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल, जैसा श्याम बेताल जी ने कहा कि मुद्दों के साथ में जनता के बीच जाना होगा, वक्त अब है नहीं, और अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ये सब सारी चीज़ों का भी अब वक्त बचा है नहीं। तो कुल मिलाकर विपक्ष को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत रणनीति और बहुत लोकप्रिय नेता है।